बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर अफशा हुमा फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, पॉलिसी स्टडीज़ एंड लीडरशिप। कोर्स कोड 8611 क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस के नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ मैं हाजिर हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं रिफ्लेक्टिव एंड क्रिटिकल राइटिंग। राइटिंग एक ऐसा अमल है, राइटिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हम टीचर्स की ज़िंदगी में कमोबेश रोज़ाना शामिल ही रहती है। अगर और कुछ भी ना देखा जाए तो हमें अपने लेसन प्लान्स लिखने होते हैं, हमें डायरीज़ लिखनी होती हैं, हमें इफ़ वी आर अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर हमें अपने रिफ्लेक्टिव जर्नल्स लिखने होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राइटिंग किसी ना किसी सूरत में हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रहती है, हमारी प्रोफेशनल लाइफ का हिस्सा रहती है। बहुत सारे लोगों को डायरीज़ लिखने की वैसे भी आदत रही, हमारी जनरेशन तक तो बहुत रही। अब आजकल क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है तो वो डायरी लिखने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता हमने सोशल मीडिया पर स्टेटस लिखने शुरू कर दिए, नोट्स लिखने शुरू कर दिए, ब्लॉग्स लिखने शुरू कर दिए। अगेन ये सब भी हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन चुका है, तो राइटिंग हमारा एक रेगुलर एक्सरसाइज रहता है। एक आम राइटिंग में और रिफ्लेक्टिव एंड क्रिटिकल राइटिंग में क्या फ़र्क है? एक आम राइटिंग, जैसे मैंने आपको कहा कि हम नोट्स लिखते हैं, हम एक दूसरे को मैसेजेस लिखते हैं, हम ईमेल्स लिखते हैं, हम लेटर्स लिखते हैं, ये तमाम चीज़ें जनरली हम अपनी राइटिंग की एक्सरसाइज में करते रहते हैं। जब हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव एंड क्रिटिकल राइटिंग तो हमें वापस रेफ़र बैक करना पड़ेगा कि ये एक ख़ास तरह के थिंकिंग प्रोसेस से जुड़ी हुई राइटिंग है, यानी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग प्रोसेस एंड क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस। अब रिफ्लेक्टिव थिंकिंग प्रोसेस क्या था कि वॉट एवर इज़ हैपनिंग तो मैं उस पर रिफ्लेक्ट कर रही हूँ, वॉट एवर आई एम डूइंग एंड वॉट एवर अदर पीपल आर डूइंग, तो मैं उस पर रिफ्लेक्ट कर रही हूँ। मैं खुद जो कुछ कर लेती हूँ दोबारा से उसको रीथिंक करती हूँ और फिर वो जो हमने पूरा रिफ्लेक्टिव साइकिल देखा और फिर मैं उसको आइंदा इम्प्रूवमेंट के लिए प्लान करती हूँ। तो इस दौरान मैं जो राइटिंग की एक्टिविटी कर रही हूँ दैट इज़ रिफ्लेक्टिव राइटिंग। क्रिटिकल राइटिंग क्या है? वो फिनोमिनन जो हमारे आसपास मौजूद हैं, लोगों के साथ बर्ताव, एक ग्रोह के डायनामिक्स, एक मुल्क के अंदर होने वाले मुख्तलिफ अवामिल, एक ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले मुख्तलिफ अवामिल, इन तमाम अवामिल पर या जो लिटरेचर मौजूद है उसका क्रिटिकल रिव्यू, उसके ऊपर क्रिटिक, ये तमाम क्रिटिकल थिंकिंग के प्रोसेसेस हैं। तो जब मैं रिफ्लेक्ट कर रही होंगी और रिफ्लेक्टिव राइटिंग कर रही होंगी तो उसका भी कुछ स्पेसिफिक तरीक़ाकार होगा, और जब मैं क्रिटिकल रिव्यू और क्रिटिकल राइटिंग कर रही होंगी तो उसका भी कुछ स्पेसिफिक तरीका होगा। सबसे पहले जो हम क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस सोचते और समझते हैं और बताने की कोशिश करते हैं लोगों को, वो ये है कि आप जिस दौर में रह रहे हैं और हम जिस दौर में रह रहे हैं इसमें हमें मल्टीपल सोर्सेस से इंफॉर्मेशन मिल रही है, और वो कभी टेक्स्ट की फॉर्म में मिल रही है, कभी कोई वर्बली बोल के ओरल फॉर्म में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, और कभी हमें विजुअल से मिल रही है, लेकिन हमें एक ह्यूज इंफॉर्मेशन, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन रोज़ाना मिल रहा है। तो सबसे पहले क्रिटिकल राइटिंग से पहले क्रिटिकल एनालिसिस का प्रोसेस होगा, यानी हम वो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आ रहा है या जो टेक्स्ट हमारे पास आ रहा है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना सीखेंगे। कम से कम 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जो कम से कम 3 हिस्से जिनको हम डिवाइड करते हैं उनको हम कहते हैं ओपिनियन, फैक्ट एंड अजम्पशंस। आपके सामने कोई टीवी एंकर खड़ा होकर कुछ बोलता है, आपके सामने अखबार में लिखा हुआ एक कॉलम आ जाता है, या आपके सामने कोई ब्लॉग आ जाता है या कोई रिपोर्ट आ जाती है, तो आप सबसे पहले उसमें से ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें लिखने वाले ने या बोलने वाले ने अपना ओपिनियन कहाँ कहाँ दिया है। सेकेंडली, इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कितनी है, यानी जिसको उसने फैक्ट कहा है। अभी हम सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं, अभी हम उसका फैक्ट चेक नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि पहले हिस्से में हम उसमें से ओपिनियन सेपरेट करते हैं
फिर हम उसमें से फैक्ट आइडेंटिफाई करते हैं, और तीसरे हिस्से में हम देखते हैं कि इसने कोई अजम्पशंस शायद बयान की हों। ज़रूरी नहीं है कि हमें हर पीस ऑफ राइटिंग में ये सब कुछ मिल जाए, लेकिन मोर और लेस हमें ये तीनों चीज़ें किसी भी टेक्स्ट में या किसी भी राइटिंग में या किसी की वर्बल इंफॉर्मेशन में मिल जाती हैं। इसकी एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखती हूँ। मैं एक छोटा सा पीस ऑफ टेक्स्ट पढ़ती हूँ और फिर मैं आपको उसमें से वाजे करती हूँ कि इसमें तीनों चीज़ें अलग अलग कैसे होंगी। द पीस ऑफ टेक्स्ट इज़ Pakistan's examination system is very poor. The students get high grades but have no knowledge. Last year, 80% of the students passed middle school exam, but they could not do very well later in their secondary school studies. Our students stand nowhere in near future, which is based on science and technology. अब इस टेक्स्ट को मैंने जानबूझ के इस तरह से लिखा है कि आपको बड़ी वजाहत से तीन हिस्से समझ में आ जाएं। जो पहला हिस्सा है जहां लिखने वाला ये कह रहा है कि पाकिस्तानी एग्जामिनेशन सिस्टम इज़ वेरी पुअर, द स्टूडेंट्स गेट हाई ग्रेड्स बट हैव नो नॉलेज, इस हिस्से को हम ओपिनियन कहेंगे। ये लिखने वाले की राय है और राय मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ हो सकती है। सेकेंड पार्ट में जब वो ये कहता है कि लास्ट ईयर 80% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड मिडिल स्कूल एग्ज़ाम बट दे कुड नॉट डू वेरी वेल लेटर इन देयर सेकेंडरी स्कूल स्टडीज़। अब ये फैक्ट बयान किया है उसने, क्योंकि उसने बताया है कि 80% से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने हाई ग्रेड्स लिए थे और मिडिल स्कूल पास कर लिया था। इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई फैक्चुअल डेटा है जो वो बयान कर रहा है। और फिर सेकेंडरी स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए से हमें पता चल रहा है दे कुड नॉट, तो ये भी फैक्ट है, यानी कोई चीज़ एक्चुअली कोई इवेंट अकर हुआ है जिसके बारे में वो बयान कर रहा है। लास्टली जब वो ये कहता है कि आवर स्टूडेंट्स स्टैंड नोवेयर इन नियर फ्यूचर which is based on science and technology, अब इसके बारे में अभी तक उसने कोई डेटा कलेक्ट नहीं किया है, उसने कोई असेसमेंट नहीं कर रखी है। ये नियर फ्यूचर में ये बच्चे कुछ ख़ास नहीं कर पाएंगे, ये एक अजम्पशन है, ये उसका मफरूज़ा है। तो इस टेक्स्ट में हमने तीन हिस्से अलग अलग कर लिए। अब जब हम तीन हिस्से अलग अलग कर लेते हैं तो सेकंड स्टेज के ऊपर जो फैक्ट वाला हिस्सा था हम उसको अलग रखते हैं और अगले प्रोसेस को हम कहते हैं फैक्ट चेकिंग। फैक्ट चेकिंग का मतलब ये होता है कि अब आप ये पता करें कि ये ऑथर जिसने ये पीस ऑफ राइटिंग लिखा था उसने किस इलाके के मिडिल स्कूल्स के स्टूडेंट्स के बारे में लिखा था। उस इलाके के मिडिल स्कूल के रिजल्ट्स देखें और फिर कैसे मालूम हुआ इस शख्स को कि अगले 2 सालों में इन बच्चों ने सेकेंडरी स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ये डेटा कहाँ से आया? ये जब हम रिवर्स जाके डेटा फाइंडिंग करते हैं या डेटा एनालिसिस करते हैं तो इसको हम फैक्ट चेकिंग कहते हैं। अब ये दोनों तीनों बातें जो हमने की ये बेसिकली हमने क्रिटिकल रिव्यू के लिए की, यानी वो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमें किसी भी फॉर्म में मिला हमने उसको पहले एनालाइज किया, एनालाइज करके फैक्ट अलहदा किया, ओपिनियंस अजम्पशंस अलग किए और फिर हमने फैक्ट चेक किया। अब जब हम ये सारा प्रोसेस कर डालते हैं तो उसके बाद हम क्वेश्चंस बिल्ड करते हैं, यानी हमने टेक्स्ट या इंफॉर्मेशन को गो थ्रू किया, एनालाइज किया, हमने फैक्ट चेकिंग की, नाउ वी स्टार्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस। A critical review actually is an evaluation of somebody's text or somebody's verbal report or written report or published report. तो जब हम critical review कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं समझते कि ये तो उस शख्स की राय है। अगर ये उस शख्स की राय है तो क्या इस राय पे फर्दर क्वेश्चंस बिल्ड हो सकते हैं? तो क्रिटिकल थिंकिंग का प्रोसेस ही क्वेश्चन ओरिएंटेड है।
यानी आप उसकी राय को क्वेश्चन करेंगे, आप उसकी राय से ऑल्टरनेट ओपिनियन तलाश करने की कोशिश करेंगे। वीडियोस को भी हम इसी तरह क्रिटिक कर सकते हैं, हम टेक्स्ट को भी इसी तरह क्रिटिक कर सकते हैं। क्रिटिकल रिव्यू बहुत ज़्यादा लोग तब करते हैं जब वो लिटरेचर रिव्यू कर रहे होते हैं, जब वो किसी की बुक का रिव्यू कर रहे होते हैं, किसी की रिसर्च आर्टिकल्स का रिव्यू कर रहे होते हैं। आपको याद होगा कि जब हमने क्रिटिकल थिंकिंग और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की बात की तो हमने बार बार तज़किरा किया कि जब आप किसी प्रॉब्लम से को फेस करेंगे तो आप लिटरेचर पढ़ेंगे। अब ये जो हम सारा अमल कर रहे हैं ये बेसिकली उस एपिसोड के लिए है कि जब हम लिटरेचर पढ़ेंगे तो क्या लिटरेचर में दी गई इन्फॉर्मेशन को बस मनोअन तस्लीम कर लिया करेंगे या हम उसका क्रिटिक करेंगे, हम उसके ऊपर क्रिटिकल रिव्यू अपने लिए लिखेंगे और लोगों के लिए भी लिखेंगे। क्रिटिकल रिव्यू के लिए जो बेसिक टूल्स हैं वो है सबसे पहले रीडिंग एंड देन डीप रीडिंग and then notes taking and then logically building up your argument against the writing that you have read or the verbal text that you have analyzed. Critical writing करने वाले लोग सबसे पहले अक्सर अपनी critical writing में जिस पीस ऑफ आर्टिकल को या मल्टीपल आर्टिकल्स को या किताब को रिव्यू करके क्रिटिकल राइटिंग करना शुरू करते हैं तो वो सबसे पहले क्या करते हैं कि उसमें उसकी समरी देते हैं। समरी बिगिंस विद द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑथर। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपने बताना है कि ये लिखने वाला शख्स पाकिस्तान में पंजाब के फ़लाँ डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखता था। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आगे जाके आपने जो फैक्चुअल एनालिसिस किया था या फैक्ट चेकिंग की थी उसको वापस जोड़ना है इस लोकेल के साथ कि इसने जो कुछ लिखा था वो किस कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए लिखा था। तो व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग समरी यू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑथर, देन यू प्रोवाइड अ समरी कि उसने क्या लिखा। उसके बाद आपने वो जो एनालिसिस किया यानी आपने उसके ओपिनियंस सेपरेट किए, फैक्ट सेपरेट किया, अजम्पशन सेपरेट किया, ये 3 हिस्से आप बाकायदा बयान करते हैं अपने क्रिटिकल रिव्यू में। और फिर आप अपने क्रिटिकल क्वेश्चंस रेज़ करते हैं और जैसे जैसे आप क्वेश्चन रेज़ करते हैं वैसे वैसे आप अपना काउंटर आर्ग्यूमेंट बिल्ड करते हैं कि मुझे इसके इस ओपिनियन के इस हिस्से से इख्तलाफ है या मैं इसके बारे में डाउटफुल हूँ और मैं क्यों डाउटफुल हूँ। अब मैं क्यों डाउटफुल हूँ ये आपका आर्ग्यूमेंट होगा और आप अपनी आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग करेंगे। जो हम आम जिंदगी में राइटिंग करते हैं उसको हम ज़्यादातर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कहते हैं। या वो स्टोरी टेलिंग होती है या वो डिस्क्रिप्शन होती है, किसी वाक़े को बयान किया जा रहा होता है, या वो सिंपली हमारी अपनी ओपिनियन की डिस्क्रिप्शन होती है। लेकिन क्रिटिकल राइटिंग आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग है। आप किसी के आर्ग्यूमेंट को या एक्सेप्ट करके फर्दर बिल्ड कर रहे होंगे या आप किसी के आर्ग्यूमेंट से डिसएग्री करके काउंटर आर्ग्यूमेंट बिल्ड कर रहे होंगे। दोनों में से एक चीज़ की जाएगी क्रिटिकल रिव्यू में। ज़रूरी नहीं है कि आप हर ऑथर से डिसएग्री ही कर रहे होंगे, हो सकता है कि आप उससे एग्री करें लेकिन फर्दर सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डेवलप कर लें। क्रिटिकल रीडिंग में और आम रीडिंग में भी फ़र्क है। क्रिटिकल रीडिंग के बारे में लिखने वाले ज़्यादातर ये बताते हैं कि इट इज़ कंप्लीटेड एटलीस्ट इन 3 साइकिल्स, यानी पहली दफ़ा आप किसी के टेक्स्ट को सिर्फ पढ़ डालेंगे, सेकंड रीडिंग में आप उसके हाइलाइटेड पॉइंट्स आइडेंटिफाई करेंगे और थर्ड लेवल पे जाके आप वो एनालिसिस शुरू करेंगे जिसमें आप अजम्पशंस और फैक्ट्स और वो बाज़ दफ़ा हमें क्रिटिकल रिव्यू करते हुए और लिखते हुए इतनी आदत हो चुकी होती है कि हम फर्स्ट राइटिंग में ये काम शुरू कर देते हैं। मैंने भी बहुत दफ़ा ये गलती की है, लेकिन होता ये है कि जब तक मैंने एक दफ़ा टेक्स्ट को कंप्लीट पढ़ा नहीं तो शायद मैं शुरू में एकदम जिन चीज़ों को सेपरेट करना शुरू करूं वो ऐसा ना हो। बाज़ दफ़ा बाज़ ऑथर्स का अपना स्टाइल होता है और वो शुरू में सिर्फ ओपिनियन देते हैं,
इसी ओपिनियन से रेलेवेंट डाटा वो आगे जाके दे देते हैं। तो इसलिए हम हमेशा ये कहते हैं कि गो थ्रू द टेक्स्ट वंस देन स्टार्ट एनालाइजिंग, क्योंकि फिर आपको पता है कि अच्छा इसका बाकी हिस्सा इसने आगे जाके बयान किया हुआ है। और वंस यू हैव डन दीज 3 साइकिल्स देन स्टार्ट राइटिंग। क्यों? क्योंकि जब आपने अपने नोट्स ले लिए, यानी आखिरी स्टेज पे जब आपने अपने नोट्स ले लिए, उसके बाद उनको तरतीब में रख के लिखना शुरू करें। ये गलती भी बहुत दफ़ा हमसे होती है कि हम बिल्कुल बिगिनिंग में ही या एक सेक्शन पढ़ के अपनी राइटिंग शुरू कर देते हैं। दैट इज़ ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड फॉर क्रिटिकल राइटिंग। उसके बाद दूसरी चीज़, राइटिंग अ रिव्यू शुड हैव अ पर्पस। किसी की भी पीस ऑफ राइटिंग को क्रिटिकली रिव्यू करना या एनालाइज करना पर्पसलेस नहीं होना चाहिए। मतलब सिर्फ मुझे शौक हो गया है कि मैं कोई भी किताब पढूं तो मैं उसकी क्रिटिक कर डालूं, नहीं, ऐसा नहीं होता। पर्पस ये होगा कि आई एम टीचिंग इन अ स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी। मैंने एक प्रॉब्लम फेस किया अपनी प्रैक्टिस के दौरान, मैंने उसके लिए लिटरेचर रेफ़र किया। जब मैंने उसके लिए लिटरेचर रेफ़र किया तो मुझे 2, 3, 4 ऑथर्स को पढ़ना चाहिए। पहले ही ऑथर को पढ़ के मैं ये ना करूं कि बस मैंने इसके अगेंस्ट अपना आर्ग्यूमेंट बिल्ड करना शुरू कर दिया। मुझे ये करना होगा कि मैं 2, 3 ऑथर्स को पढ़ूंगी। अगर मुझे दोनों तीनों ऑथर्स एक आइडिया को सपोर्ट करते हुए मिलते हैं या मल्टीपल ऑथर्स एक आइडिया को सपोर्ट करते हुए मिलते हैं, तो मैं उसको अपने एक्शन प्लान का हिस्सा बनाऊंगी एंड आई विल डू फर्दर रिसर्च। और अगर मुझे पीसेस ऑफ राइटिंग में ही काउंटर आर्ग्यूमेंट्स मिलने शुरू हो जाते हैं या मुझे कॉन्फ्लिक्ट नज़र आना शुरू हो जाता है, तो मैं क्रिटिकल रिव्यू की तरफ जाऊंगी कि ओ ऑथर ए ये क्यों कह रहा था और ऑथर बी ये क्यों कह रहा था और ऑथर सी ने ये क्या नई बात कर दी। तो ये एक पर्पसफुल क्रिटिक होगी, नंबर 1। नंबर 2 ये, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ अ लिटरेचर, तो फिर हो सकता है कि आपका पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना हो कि एक टॉपिक के ऊपर एक नई रिपोर्ट आई है, एक नया आर्टिकल आया है या किताब आई है, तो मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि ऑडियंस को इसके बारे में एक क्रिटिक प्रोवाइड कर दी जाए। नाउ दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिटिकल राइटिंग। इन दोनों राइटिंग्स में जो लिखने वाला है यानी कि आप, वो 2-3 कामों में से एक करेगा। या तो वो जैसे मैंने पहले कहा कि ऑथर के साथ एक आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट बिल्ड करेगा, या वो 2-3 ऑथर्स का आपस में मवाजना करके दिखाएगा। और तीसरी चीज़ ये भी हो सकती है जिसको हम कहते हैं डायलॉग इन राइटिंग। आप 2-3 ऑथर्स का आपस में भी मुवाजना करें और उस क्रिटिक को लिखते हुए आप अपना पर्सपेक्टिव बीच में स्टिच इन करते जाएं। तो इसको हम डायलॉग कहते हैं, यानी आप ऑथर्स के साथ डायलॉग कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे आप एक कमरे में 3 लोगों को बिठा के उनके साथ डायलॉग कर रहे हैं। दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ क्रिटिकल राइटिंग। तो ये तीनों तरह की क्रिटिकल राइटिंग की जाती है। हम इस बात को यहाँ एंड करते हैं और समराइज करते हैं कि बीइंग अ टीचर, व्हेन यू आर अ क्रिटिकल थिंकर, आपकी ज़िंदगी में रीडिंग और राइटिंग एक कॉन्टिन्यूस अमल है। ये जो रीडिंग और राइटिंग है, एक तो ये तब आप क्रिटिकल पर्सपेक्टिव में चले जाते हैं जब आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं। बाज़ दफ़ा ये जो टेक्स्ट बुक्स आपके हाथ में होती हैं, ये जो सिलेबस आपको बना बनाया मिल जाता है, आप इसका भी क्रिटिकल रिव्यू करते हैं, आप इस पर भी क्रिटिक करते हैं और लिख डालते हैं। अब ये जो आप अपने करिकुलम के ऊपर या टेक्स्ट बुक के ऊपर क्रिटिक लिखते हैं, इसकी ऑडियंस आप ही के इंस्टीट्यूशन या आप ही के करिकुलम प्लानर्स होंगे। जो क्रिटिक आप अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान मुख्तलिफ ऑथर्स को पढ़ के लिख रहे हैं, उसकी ऑडियंस बाकी के टीचर्स होंगे। और जो क्रिटिक आप किताबों की या पहले से मौजूद लिटरेचर की कर रहे हैं, उसकी ऑडियंस जनरल पब्लिक होगी जो उन किताबों को पढ़ने में इंटरेस्टेड है या उस रिसर्च को पढ़ने में इंटरेस्टेड है। तो एक तो ये कि
क्रिटिकल राइटिंग का तरीक़ाकार क्या होगा, दूसरा उसका पर्पस क्या होगा और तीसरा उसकी ऑडियंस क्या होगी। ये तीनों चीज़ें तय करेंगी कि व्हाट सॉर्ट ऑफ क्रिटिकल राइटिंग आर यू डूइंग। तो क्रिटिकल राइटिंग आपको एक एक्सरसाइज की तरह करते रहना है, एक ड्रिल की तरह करते रहना है, सो दैट you may enhance your own critical thinking skills, because words are very useful tools for critique, for thinking further। तो वो जो words हैं जो आप लिखते हैं, वो words की choice करते हुए आप actually अपनी critical thinking को develop करते जाते हैं। आज हमने अभी तक सिर्फ critical writing को समझा है, critical writing की कैसे जाएगी, क्रिटिकल राइटिंग के पर्पसेस क्या होंगे और क्रिटिकल राइटिंग की ऑडियंस कौन होगी। ये राइटिंग प्रैक्टिस हमारी ज़िंदगी में कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी। वंस यू आर अ टीचर, आप इस कोर्स को ख़त्म कर लेने के बाद क्लासरूम टीचिंग में चले जाते हैं तो भी ये क्रिटिकल रिव्यू और क्रिटिकल राइटिंग का प्रोसेस कभी बंद नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।